नमस्कार बच्चों, खुश रहो। इस वीडियो में आप वार्षिक परीक्षा 2022-23 यानी सेशन एंडिंग एग्ज़ाम क्लास 6 हिंदी का पेपर देख रहे हैं, जो कि 60 मार्क्स का और 2.5 घंटे का होता है। पेपर को पूरा हल करने की कोशिश करेंगे। निर्देश आप पढ़ सकते हैं। पेपर में 4 खंड हैं। खंड क में अपठित गद्यांश है, जिस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। खंड ख में कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। खंड ग में व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं। खंड घ में लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। पेपर का खंड क, जिसमें सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। बच्चों, अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद संबंधित प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्नों को पढ़ने के बाद प्रश्नों को ध्यान में रखकर फिर से अच्छे से गद्यांश को यदि पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर लिख पाएंगे। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। प्रातःकाल का समय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसे समय सैर करने से हमारा तन और मन दोनों लाभान्वित होते हैं। शरीर से आलस्य दूर होकर चुस्ती फुर्ती का संचार होता है। जब शरीर स्वस्थ हो तो मन अपने आप ही प्रफुल्लित रहता है। प्रातः काल शरीर को प्रदूषण रहित शुद्ध वायु प्राप्त होती है, जिससे अनेक रोगों का निवारण होता है। पाचन शक्ति बढ़ती है। प्रकृति की सुंदरता भी आनंदित करती है। जिस प्रकार निरंतर अभ्यास मनुष्य को पारंगत बनाता है, उसी प्रकार प्रातःकालीन सैर भी मनुष्य को तंदुरुस्ती प्रदान करती है। प्रातःकालीन सैर हमारा शारीरिक विकास करने के साथ साथ हमें प्रसन्नता भी प्रदान करती है। बहुत ही सुंदर गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। कौन सा समय सैर करने के लिए उत्तम होता है? प्रातःकाल का समय, दोपहर का समय, शाम का समय, रात का समय। तो सही ऑप्शन है 1, प्रातः काल का समय। दूसरा प्रश्न, सैर करने से हमें क्या लाभ होता है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी चुस्ती फुर्ती का संचार होता है, मन प्रफुल्लित रहता है, तन और मन दोनों लाभान्वित होते हैं। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रातःकाल सैर करने से शरीर को क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है शुद्ध वायु। शुद्ध वायु से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा, रोगों का निवारण। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक यानी नाम चुनिए। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, प्रातःकालीन सैर। पेपर का खंड ख, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और गद्यांश पर आधारित एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। गद्यांश देखिए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम में भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वह कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए।
बहुत ही सुंदर गद्यांश। यह आपकी बसंत पाठ्यपुस्तक के नौकर पाठ से लिया गया है। प्रश्न देखिए क गांधी जी सवेरे की प्रार्थना के बाद कौन सा काम करते थे? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, गांधी जी सवेरे की प्रार्थना के बाद सब्जियां छीलने का काम किया करते थे। दूसरा प्रश्न, गांधी जी को सफाई बहुत पसंद थी, ऐसा किस कथन से पता चलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, गंदगी या मकड़ी का जाला दिखने पर साथियों को आड़े हाथों लेना। इससे पता चलता है कि गांधी जी को सफाई बहुत पसंद थी। उन्हें किस चीज़ का ज्ञान था? उन्हें सब्जी, अनाज, फल के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। जैसा कि आप गद्यांश में देख सकते हैं, उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने आश्रमवासी को क्या समझाया? तो गांधी जी ने आश्रमवासी को समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। गंदगी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो गंदगी शब्द में भाववाचक संज्ञा है। गंदगी शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। तीसरा प्रश्न, एक पद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के, जो कि झांसी की रानी कविता से लिया गया है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता से लिया गया है। सबसे पहला प्रश्न, कविता और कवि का नाम लिखिए। तो कविता झांसी की रानी और कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। राजवंशों ने भ्रकुटी क्यों तानी थी? तो आज़ादी पाने के लिए, राजवंशों ने आज़ादी पाने के लिए भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में नई जवानी आने का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, बूढ़े भारत में नई जवानी आने का अर्थ है साहस, जोश, उमंग और वीरता के भाव से भरकर आज़ादी की लड़ाई लड़ना। कविता में फिरंगी किसे कहा गया है? तो कविता में फिरंगी अंग्रेजों को कहा गया है। फिरंगी किसे कहा गया है? अंग्रेजों को। सन 57 में लोगों ने क्या निश्चय किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, सन 57 में लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांति करना निश्चय किया था। अगला प्रश्न, जिनमें से निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2-2 अंक के यानी 8 अंक के, 2-2 अंक के 4 प्रश्न यानी 8 अंक। लोकगीत में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं? तो लोकगीत में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं? ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, झांझ, करताल इत्यादि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लोकगीत की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, लोकगीत सीधे जनता के गीत हैं, ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। हेलन केलर के लिए प्रकृति का जादू क्या है? तो हेलन केलर के लिए प्रकृति का जादू प्रकृति के सौंदर्य, पेड़ पौधे, झरने की कलकल, पक्षियों का कलरव, फूलों की खुशबू, यह सब प्रकृति का जादू है। दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। तो दुनिया का पुराना हाल पुराने सिक्कों, पुरानी चीज़ों, अवशेषों, पहाड़, समुद्र, नदियाँ
पुरानी हड्डियाँ यानी कंकाल, पुरानी चट्टान के टुकड़े इत्यादि से जाना जाता है। दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? तो पुराने सिक्कों, पुरानी चीज़ों, अवशेषों, पहाड़, समुद्र, नदियों, हड्डियों, चट्टानों के टुकड़े इत्यादि से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ऐसे ऐसे पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो ऐसे ऐसे पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपना काम समय पर करना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्न करने, 2-2 अंक के 4 प्रश्न यानी 8 अंक के प्रश्न। चिड़िया को किस किस से बहुत प्यार है? तो चिड़िया को अन्न, नदी, विजन से बहुत प्यार है। सबसे छोटी होने के कोई 2 लाभ लिखिए। तो माँ का प्यार मिलना और माँ की समीपता, माँ के हाथ से खाना खाना। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई? तो नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी थक गईं और उनके माथे पर पसीना आने लगा। प्यास के कारण उनके अधर यानी होठ सूख गए। छोटी बच्ची बड़ी क्यों नहीं होना चाहती? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा होने पर बचपन जैसा माँ का प्यार नहीं मिलता है। माँ के मुख से परियों की कहानियाँ सुनने को नहीं मिलती हैं, इसलिए छोटी बच्ची बड़ा नहीं होना चाहती। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? तो भगवान राम ने थकी हुई सीता जी की सहायता इस प्रकार की, पेड़ की छाया में बिठाया और लक्ष्मण जी को पानी लाने के लिए भेजा और स्वयं पैर से कांटा निकालने का नाटक करने लगे ताकि माता सीता जी अधिक देर तक विश्राम कर सकें, आराम कर सकें पेड़ की छाया में। इस तरह से खंड ग, जिसमें बालराम कथा से प्रश्न पूछे गए हैं, कोई भी 5 प्रश्न हल करने हैं, 2-2 अंक के 5 प्रश्न यानी 10 अंक के। राम ने चित्रकूट छोड़ने का निश्चय क्यों किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, अयोध्या से नित्य प्रति लोगों का आवागमन बना रहता था एवं चित्रकूट में असुरों यानी राक्षसों का संहार वह कर चुके थे, इसलिए उन्होंने चित्रकूट छोड़ने का निश्चय किया। अगला प्रश्न, सीता जी ने अपने आभूषण फेंकने शुरू क्यों किए? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ताकि जब श्री राम इधर से गुजरें और उनको यह आभूषण मिलें तो वह पहचान जाएंगे कि सीता जी इसी दिशा की ओर गई हैं, ताकि श्री राम को पता चल सके कि सीता जी इसी दिशा की ओर गई हैं। सीता जी को कुटी में न पाने पर राम की क्या दशा हुई? तो श्री राम शोक यानी दुख से व्याकुल होकर रोने लगे और पशु पक्षियों से सीता जी के बारे में पूछने लगे कि क्या आपने सीता जी को देखा है, और बहुत ही परेशान होने लगे, बेचैन होने लगे। राम और सुग्रीव की दशा को हनुमान ने एक जैसी क्यों कहा? 2 कारण बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों की स्थिति एक जैसी थी। राम अयोध्या से निर्वासित थे और सुग्रीव किष्किंधा से। पहला कारण, दोनों की स्थिति एक जैसी थी, इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि दोनों में मित्रता हो सकती है। दूसरा कारण यह भी था कि सुग्रीव जी की पत्नी को उसके भाई ने छीन लिया था और रावण ने माता सीता जी का अपहरण कर लिया था। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, लंका जाते समय हनुमान को किन किन बाधाओं यानी राक्षसियों का सामना करना पड़ा? तो लंका जाते समय हनुमान जी को सुरसा, एक राक्षसी थी सुरसा का सामना करना पड़ा। दूसरी थी सिंहिका, इस तरह से सिंहिका। इन 2 राक्षसियों का सामना हनुमान जी को करना पड़ा लंका जाते समय। विभीषण ने रावण को क्या समझाया और रावण ने उसे क्या उत्तर दिया? विभीषण ने रावण को समझाया कि माता सीता जी को लौटाने में ही
हम सबकी भलाई है। लेकिन रावण घमंडी था, उसने विभीषण से कहा कि तुम डर गए हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। और वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और घमंड में चकनाचूर बना रहा। उसने विभीषण यानी अपने भाई विभीषण की बात नहीं मानी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। विभीषण ने रावण को क्या समझाया? तो विभीषण ने रावण को समझाया कि माता सीता जी को लौटाने में ही सबकी भलाई है, माता सीता जी को लौटा देना चाहिए, तो भगवान राम हम सबको आपको माफ़ कर देंगे। पेपर का खंड घ जिसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से अ या अन उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। अ या अन उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो अनहोनी में अन उपसर्ग है, होनी मूल शब्द। असफल में अ उपसर्ग है, सफल मूल शब्द। अदृश्य में अ उपसर्ग है और दृश्य मूल शब्द। इस तरह से मुहावरों का वाक्य प्रयोग लिखिए। भ्रुकुटी तानना, तो इसका वाक्य प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। जब मैं दूध नहीं पीता हूँ तो माँ की भ्रुकुटी तन जाती है। आड़े हाथों लेना, रसोई घर में जाला दिखने पर गांधी जी ने साथियों को आड़े हाथों लिया। इस तरह से जल शब्द के दो अर्थ लिखकर दो अलग अलग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ ये मिसप्रिंट हो गया है। तो जल शब्द के दो अर्थ, पहला पानी और दूसरा हो जाएगा जल का जलना। वाक्य प्रयोग, मुझे जल पीना है। और दूसरा वाक्य प्रयोग, गर्म जल से हाथ जल गया। इस तरह से वाक्य प्रयोग हो जाएगा और अर्थ हो गया पानी और जलना। अगला, शब्दों में ईला प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। तो रस में ईला प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? रसीला। इस तरह से। कांटा से क्या बन जाएगा? ईला प्रत्यय लगाएंगे तो कटीला। इस तरह से। अगला प्रश्न, मोहन जोर से चिल्लाया, वाक्य से क्रिया विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। तो क्रिया विशेषण क्या है इसमें? इस वाक्य में जोर से क्रिया विशेषण है। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। तो रोपना से भाववाचक संज्ञा क्या होगी? रोपाई। सिंचना से सिंचाई। इस तरह से भाववाचक संज्ञा बनेगी। अगला प्रश्न, ये गांव के लोगों द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसमें सर्वनाम शब्द ढूंढना है। तो इसमें सर्वनाम शब्द है ए शब्द सर्वनाम शब्द है। अगला है शब्दों की संधि यानी जोड़कर लिखिए। तो लोक प्लस सभा क्या शब्द बनेगा? लोक सभा यानी पार्लियामेंट। विद्या प्लस आलय, तो ये तो आप जानते ही हैं, विद्यालय। इस तरह से। अगला प्रश्न, खंड घ जिसमें रचनात्मक लेखन से रिलेटेड प्रश्न है। 5 अंक का प्रश्न है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए दो छात्रों के मध्य लगभग 40-50 शब्दों में संवाद लिखिए यानी संवाद लेखन, और अथवा में भी, दोनों में से कोई भी एक करना है। मोबाइल के दुरुपयोग न करने के लिए भाई बहन के मध्य लगभग 40 से 50 शब्दों में संवाद लिखिए। यानी दोनों प्रश्न संवाद लेखन से, दोनों में से कोई भी
एक करना है। संवाद किस तरह से लिखा जाना चाहिए मैं अगले वीडियो में यह बताऊंगा। तो अंतिम जो प्रश्न है खंड घ में 8वां, जो कि 5 अंक का है, संवाद लेखन से संबंधित है। तो यह था दोस्तों क्लास 6 हिंदी सेशन एंडिंग एग्जाम का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।